हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हमने वहाँ पे आरसीसी का जो अभी सीरीज चल रहा है उसमें हमने अभी तक इंट्रोडक्शन, एलएसएम, डब्ल्यूएसएम और सीआर बॉन्ड टॉर्सन ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी तक 21 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट और अभी ये 22वां लेक्चर है। ठीक है, तो आज के इस 22वें लेक्चर में हम जो है कॉलम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉलम। तो कॉलम आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉलम क्या होता है, कितने टाइप के कॉलम होते हैं, उसका डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं, आईएस कोड का रिकमेंडेशन क्या है उस पर, और किस टाइप का इन्फोर्समेंट उसमें चाहिए। तो सब कुछ हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिए। और लाइक और शेयर तो करना ही है, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर फेसबुक पर देख रहे हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब क्या कीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कॉलम। तो कॉलम क्या होता है, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। तो कॉलम जो होता है एक ऐसा मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो मेनली एक्सियल लोड के कारण ही, एक एक्सियल पॉइंट लोड अगर किसी पे लग रहा है तो उसके लिए उसको डिजाइन किया जाता है। और कंप्रेसिव टाइप का कोई एक्सियल लोड अगर उस पर लग रहा है कोई स्ट्रक्चर पे, तो उसके लिए कॉलम डिजाइन करते हैं हम लोग। और कॉलम का जो एक तरह से कॉलम और पेडेस्ट्रल ये दो टाइप के मेंबर होते हैं। तो उसमें दोनों में डिफरेंस होता है कि कॉलम में L/D रेशियो, जैसे L इफेक्टिव बाई डी, L/D बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल दीजिए इससे अच्छा कि लिटरल डायमेंशन। लिस्ट लिटरल डायमेंशन, एल इफेक्टिव को अगर लिस्ट लिटरल डायमेंशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 आ रहा है तो ये हमारा कॉलम होगा। ठीक है, और अगर 3 से कम है तो वो क्या होगा, हमारा पेडेस्ट्रल होगा। ठीक है, तो जनरली देखिए क्या होता है, एक कॉलम होता है, आपको ठीक है, ये आपको कॉलम टाइप का कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एल इफेक्टिव हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट पे डिपेंड करता है, एल इफेक्टिव का वैल्यू सपोर्ट पे, वो हम अभी आपको बताएंगे कि सपोर्ट पे कैसे डिपेंड करता है। तो सपोर्ट के हिसाब से एल इफेक्टिव का वैल्यू होगा। ये टोटल क्या हुआ, एल है, यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ इसको बोलते हैं। तो अनसपोर्टेड लेंथ हमारा ये हो गया एल। और लिटरल डायमेंशन इसमें क्या है, तो लिटरल डायमेंशन एक मान लीजिए, अगर इसको इस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पे दिखाए हैं, इस क्रॉस सेक्शन को, ये वाला क्रॉस सेक्शन है आपको यहाँ पे हमने दिखाया है, तो यहाँ पे कुछ लिटरल डायमेंशन, एक ये आ गया, एक लिटरल डायमेंशन, और दूसरा लिटरल डायमेंशन हमारे पास ये। ठीक है, तो लिस्ट लिटरल डायमेंशन दोनों में से जो कम है उसको अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका जो वैल्यू है वो अगर 3 से ज्यादा आ रहा है तब तो हमारा ये कॉलम होगा। ठीक है, अगर 3 से कम आ रहा है तो क्या होगा, पेडेस्ट्रल होगा। ठीक है, ये दोनों कॉलम और पेडेस्ट्रल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉलम जो होता है मेनली कंप्रेशन मेंबर होता है। ये सिर्फ कंप्रेसिव जो लोड लगता है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए हम लोग कॉलम का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अब बातें आई कि एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव हम लोग कैसे लेंगे, तो एल इफेक्टिव जो है वो सपोर्ट पे डिपेंड करता है, एंड पे सपोर्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, तो एंड जो सपोर्ट लग रहा है उसके बेसिस पे बहुत टाइप के, जो किसी में L/2 भी होता है, किसी में L से ज्यादा भी हो जाता है एल इफेक्टिव का वैल्यू। तो हम लोग सबका वैल्यू एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। इसका जो वैल्यू है आपको कोड में भी मिल जाएगा, आप कोड में देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो कॉलम का डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, कॉलम इज कंप्रेसिव मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट लिटरल डायमेंशन। यानी कि जो एल इफेक्टिव होगा उसका वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ लिटरल डायमेंशन से ज्यादा अगर होगा तब वो हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। ठीक है, तो अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, पेडेस्ट्रल होगा। तो अब बातें हो कि देखिए जैसे सपोर्ट है हमारा, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि अगर कुछ इस टाइप का सपोर्ट हो, ठीक,
और ये लेंथ हम यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो एल लेंगे, सब में जो उसका टोटल लेंथ होगा वो हम एल लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एल आपको नहीं दिखा हुआ भी मिले तो आप यहाँ पे एल जूम करके चलिएगा। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा इस केस में एल इफेक्टिव का वैल्यू एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है कि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रोटेशन फ्री, मतलब रोटेशन तो फ्री है ही। तो यहाँ पे जो पहला केस था, फर्स्ट केस में रोटेशन, हाँ इसमें रोटेशन ये पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट में रोटेशन फ्री होता ही है, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस हम यहाँ पे लेंगे कि इसको फिक्स अगर कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक तरफ फिक्स कर दिया यानी कि रोटेशन को भी रोक दिए हैं, रिस्ट्रेन कर दिए हैं, और एक एंड पे रोटेशन फ्री है। तो उस केस में जो एल इफेक्टिव होगा वो होगा 0.8 एल, ठीक है। 0.8 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एल इफेक्टिव का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा, अगर दोनों तरफ फिक्स कर देंगे तो इस केस में जो एल इफेक्टिव होगा 0.65 एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अगर यहाँ पे एक फिक्स है, ठीक, और इधर जो है, इधर दोनों तरफ क्या किए, फर्स्ट केस ये आया कि अगर दोनों फिक्स है तो ये हो गया। अगर एक तरफ फिक्स किए, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या करना है, दूसरे तरफ हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारा डिफ्लेक्शन सारा रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रेन किया हुआ है, यानी कि सबको हमने रोक दिया है। तो 0.65 एल हो गया। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके रिलीज करते जाएंगे। अगर रिलीज कर देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है उसको हमने रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रोलर लग गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है ये। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो एल इफेक्टिव होगा वो 1.2 एल होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसका हम अलाउ कर दें तो 1.2 हो जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ यहाँ पे अभी पहले बार क्या किए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ किया, अब उसके बाद थोड़ा सा रोटेशन को पार्शियली अगर अलाउ कर दें तो क्या होगा, जैसे इस केस में अगर इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हुआ है, रोटेशन रेस्ट्रेन है, ठीक है। तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1.2 एल। लेकिन सेकेंड के इसमें नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इसको हम क्या किए, हल्का रोटेशन भी दे दिए। तो यानी कि इसका जो ये डायग्राम होगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, रोटेशन के साथ साथ डिफ्लेक्शन के साथ साथ रोटेशन भी हल्का सा, यानी कि पार्शियली रोटेशन, ठीक है। अगर पार्शियली रोटेशन भी आ जाए तो उस केस में जो होगा ये एल इफेक्टिव का वैल्यू 1.5 एल हो जाएगा, ठीक है। 1.5 एल हो जाएगा जब हल्का मतलब पार्शियली अगर रोटेशन अलाउ कर दे तो, ठीक है। अगर उसके बाद है कि एक एंड फ्री कर दे, अभी धीरे धीरे क्या किए, पहले बार तो दोनों फिक्स कर दिए, तीनों सब कुछ रेस्ट्रेन कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या किए, हॉरिजॉन्टल को रिलीज किए। उसके बाद क्या किए, थोड़ा रोटेशन भी हटा दिए। अब क्या करें, मतलब सब कुछ हटा दें, यानी कि ये सपोर्ट ही टोटल हटा दें, ठीक है, पूरा हटा दें। पूरा अगर हटा दें तो क्या होगा, ये फ्री हो गया यहाँ पे। तो इस केस में जो एल इफेक्टिव होगा वो 2 एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 एल के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे होता है ये सब, और इसका जो वैल्यू है टोटल आपको याद रखना है, ठीक है। और एक केस और है कि इसी में अगर ये यहाँ तो क्या किए थे, पार्शियली अलाउ किए थे, ठीक है। यहाँ पे इसको ले लीजिए आप, इसी का नेक्स्ट केस ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया था, हमने पार्शियली अलाउ किया था। अब क्या किए, यहाँ पे पूरा रोटेशन अलाउ कर दिए। तो पूरा रोटेशन जब अलाउ करेंगे एक एंड पे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हमारा आ जाएगा। यहाँ पे रोटेशन अलाउ है तो इस केस में एल इफेक्टिव 2 एल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट केस में पूरा उधर फ्री है तो एल इफेक्टिव इसमें भी 2 एल, ठीक है। तो ये टोटल कितने 7 केसेस है। तो 7 केसेस आपको ध्यान रखना है, किस केस में कितना आपको क्लियर दिख रहा होगा, किस केस में कितना इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि कौन सा सपोर्ट
एंड कंडीशन, एंड सपोर्ट का कंडीशन कैसा रहेगा, तो उस केस में कैसा इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा इसको। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम पे जाएंगे। क्लासिफिकेशन यानी कि कॉलम को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉलम को क्लासिफाई करने का मेनली 3 बेसिस पे हम लोग कॉलम को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जो है रेनफोर्समेंट, किस टाइप का रेनफोर्समेंट उसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, किस टाइप का रेनफोर्समेंट उसमें यूज किया जा रहा है, इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। और सेकंड जो है लोडिंग के बेसिस पे करेंगे कि लोडिंग उस पर कैसा एक्ट कर रहा है। और थर्ड जो है, थर्ड हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होगा, यानी कि फर्स्ट रेनफोर्समेंट, सेकंड लोडिंग और थर्ड स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, रेनफोर्समेंट देखिए, रेनफोर्समेंट किससे रिलेटेड है, स्टील से। ठीक है, सेकंड लोडिंग, लोड उस पर एक्ट कर रहा है। और सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो किस पे डिपेंड है, डायमेंशन पे। तो हमारा अगर हम एक तरह से देखें तो डायमेंशन और लोड और स्टील, ये तीनों पे डायमेंशन किसका, कंक्रीट का मेनली वहां पे देखेंगे। तो यानी कि ये तीनों चीज पे साइज कैसा है, यानी डायमेंशन कैसा है, उस पर लोड कैसा लग रहा है, प्लस उसका जो उस पर रेनफोर्समेंट है वो किस तरीके का रेनफोर्समेंट उसमें यूज किया गया है। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। तो यहां से अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉलम। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलम, यहां पे लिख सकते हैं कि कॉलम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स। First, reinforcement, type of reinforcement. Second, type of loading. Third, slenderness ratio. स्लेंडरनेस रेशियो, थ्री बेसिस हो गया, 3 बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, उसमें किस टाइप का रेनफोर्समेंट, अगर यूज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट यूज्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो फर्स्ट है तो उसको हम लोग पहले देखेंगे कि उसमें रेनफोर्समेंट कैसा कैसा यूज किया गया है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 तरीके का होता है, 3 तरीके का रेनफोर्समेंट। फर्स्ट होता है स्पाइरल, सेकेंड होता है इसमें आपका टाइड रेनफोर्समेंट, टाइड की तरह जब लेटरल टाइज यूज करेंगे तो उस केस में जो हमारा रेनफोर्समेंट होगा। ठीक है, जब लेटरल टाइज हम लोग यूज करेंगे तब उस केस में जो रेनफोर्समेंट होगा, उसको उस कॉलम होगा उसको क्या बोलेंगे, टाइड कॉलम। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट कॉलम होता है, तो कंपोजिट कॉलम में बहुत सारे तरीके से हम लोग रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पाइरल कॉलम क्या होता है। तो स्पाइरल कॉलम यानी कि यहाँ पे हम फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट में इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, स्पाइरल। स्पाइरल कॉलम का अगर हम लोग बनाएं तो कुछ इस टाइप का होगा, उसमें जो है स्पाइरल रेनफोर्समेंट यूज होगा। ठीक है, और इसका अगर क्रॉस सेक्शन बनाए तो क्रॉस सेक्शन कुछ हमें इस टाइप का दिखेगा। ये सर्कुलर होगा। ठीक है, ये सर्कुलर होगा और इसमें ये मान लीजिए लेटरल बार है ये, और ये हमारा बाहर से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको यहाँ पे लेटरल टाइज कुछ नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्पाइरल कॉलम। सेकेंड है इसमें टाइड कॉलम। ठीक है, तो टाइड कॉलम क्या होगा, टाइड में लेटरल
टाइज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो लेटरल टाइज कैसे प्रोवाइड करेंगे? सेकेंड है हमारा टाइड कॉलम। ठीक है, इसमें लेटरल टाई प्रोवाइड करेंगे। तो लेटरल टाई हम कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा जो साइड से अगर दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा कुछ, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही हम लोग देखिए, ये जो है ये हमारा आउटर पार्ट हो गया, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ठीक है, ये टाइड रेनफोर्समेंट यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया? लेटरल टाइज। ठीक है, तो ये लेटरल टाइज हो गया, हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये टाइड रेनफोर्समेंट हो गया। थर्ड केस है इसमें कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम एक ऐसा कॉलम है जिसमें हम लोग स्पाइरल भी होता है, कभी कभी कभार ये रेक्टेंगुलर भी हो जाता है, यानी कि टाइड भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जहां जैसा कंडीशन होता है हम लोग उस टाइप का यूज करते हैं, और बीच में हो सकता है कभी कभी उसमें कुछ और भी बार प्रोवाइड कर देते हैं और टाइप का कुछ एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा। जैसे एक सर्कुलर कॉलम आप देखते होंगे जिसमें जो टाइड बार है वो रेक्टेंगुलर नहीं होता है, सर्कुलर भी होता है, सर्कुलर बार भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो उस केस में हमारा जो और कहीं सर्कुलर भी दे देते हैं, कहीं पे और स्पाइरल भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से, और बीच में जो हमारा ब्लैंक स्पेस रहेगा उसमें कुछ और भी एक और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा कुछ लगेगा आपको। देखिए कि अगर उसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे बनाएं, तो जैसे हम रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये तो टाइड है, लेकिन बीच में कुछ कभी कभी क्या करते हैं, कुछ ऐसा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का दे देंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट, यानी कि कंपोजिट मतलब कि मिक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पर हो गया? रेनफोर्समेंट जो हम लोग यूज करेंगे उसके बेसिस पर। कॉलम तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट हुआ स्पाइरल कॉलम, सेकेंड हो गया हमारा टाइड कॉलम, थर्ड हो गया कंपोजिट कॉलम। ठीक है, उसी तरह से जो लोडिंग है, लोडिंग के बेसिस पे भी तीन तरीके के होते हैं। तो क्या होता है उसको अब हम लोग देखते हैं। और लोडिंग के बेसिस के बाद सिलेंडरनेस रेशियो पे भी होता है। तो सिलेंडर हम लोग यहाँ पे तीनों को जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके बाद हमारा इसका बेसिस, जो लोड के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई जो करते हैं उसका क्या क्या टाइप होता है। तो लोड के बेसिस पे फर्स्ट होता है, इसमें हो गया कि जब कंसंट्रेटेड लोड उस पे एक्ट कर रहा है, कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करे प्लस मतलब सेंटर पे एक्ट करे लोड। देखिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है। अगर लोड हमारा इसी सेंटर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर लोड हमारा इसी सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो क्या होगा हमारा उस मतलब उस कॉलम का नाम क्या होगा? कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम यानी कि लोड जो है उसका सेंटर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा? कुछ सेंटर से आपका एक ही लाइन, देखिए यहाँ पे आपका एक्सिस जो है, एक ये एक्सिस हुआ एक्स एक्स और एक वाई वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे दो एक्सिस है। तो एक मान लीजिए एक लाइन पे किसी एक एक्स एक्स की तरफ बढ़ गया या फिर वाई वाई की तरफ सिर्फ इसी लाइन पे ही बढ़ा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यूनी एक्सियल। ठीक है, यूनी एक्सियल लोडेड कॉलम हो जाएगा। और जब किसी बीच में यहाँ, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है या फिर यहाँ किसी मतलब ऐसा जगह एक्ट कर रहा है जो एक एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है, एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? बाई एक्सियल हो जाएगा, बाई एक्सियल लोडेड कॉलम हो जाएगा। तो तीन टाइप हो गए यहाँ पे। फर्स्ट हो गया कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, जब लोड जो है यहाँ पे कब सेंटर पे एक्ट करे, तो उस केस में एक फर्स्ट हो गया क्या? कॉन्सेंट्रिकली
लोडेड कॉलम, जब लोड जो है यहाँ पे एक्ट करे, ठीक है, यानी कि इसे इसको बोल सकते हैं लोडिंग पॉइंट, मतलब या फिर लोड पोजीशन, लोडिंग पोजीशन, पोजीशन भी बोल दीजिए सबसे अच्छा, ठीक है, यानी कि लोड का यहाँ पे पोजीशन, लोड कहाँ पे है तो उसका पोजीशन यहाँ है, मतलब सेंटर पे, ठीक है। सेकेंड है यूनिएक्सियल, ठीक है, सेकेंड है यूनिएक्सियल लोडेड कॉलम। इस केस में क्या हो जाएगा, किसी एक एक्सिस पे, आप किसी भी एक ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे कुछ इसेंट्रिसिटी हो जाएगा इसका, यहाँ से EX, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में EX हो गया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हमारा क्या है लोड का पोजीशन। लोड का पोजीशन जब किसी एक लाइन की तरफ बढ़ जाए तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो यूनिएक्सियल, यानी कि एक एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो यूनिएक्सियल हो गया। उसके बाद थर्ड है बायएक्सियल, बायएक्सियल लोडेड कॉलम। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लोड कहीं एक्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका भी कुछ EX होगा और इसका कुछ EY भी होगा, ठीक है। तो जब EX और EY, यानी कि ये हमारा क्या है लोड का पोजीशन, ठीक है, ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। तो अगर लोड का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाए कि ना वो एक्स एक्सिस पे लाई करे, ना वो वाई एक्सिस पे लाई करे, कहीं और लाई करे, तो यानी कि उसका इसेंट्रिसिटी दोनों डायरेक्शन में, यहाँ पे तो इसेंट्रिसिटी एक ही डायरेक्शन में काम चल गया, EY यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे EX EY दोनों 0, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, अगर EX EY यानी कि इसेंट्रिसिटी दोनों डायरेक्शन में, X और Y दोनों डायरेक्शन में अगर 0 हो जाए तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिकली लोडेड हो गया। अगर एक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में है इसेंट्रिसिटी, तो क्या हो गया, यूनिएक्सियल हो गया। और अगर दोनों डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी है तो क्या हो गया, बायएक्सियल लोडेड कॉलम, ठीक है। ये 3 तरीके का कॉलम हो गया, किसके बेसिस पे, लोड के बेसिस पे, किस तरीके का लोड एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे एक कॉलम है कोई, उस पर हो सकता है कि तीनों तरीके का लोड एक्ट करे, ठीक है। तो मान लीजिए उसके सेंटर पे भी एक्ट करे और कहीं एक एक्सिस पे भी एक्ट कर सकता है, और हो सकता है कि दोनों एक्सिस पे, यानी कि वो बायएक्सियल भी हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब बारी है इसका सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर कैसे हम लोग कॉलम का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तब हम उसको देखेंगे। आपको अगर इसको नोट करना होगा तो पॉज करके, या फिर अगर आपने नोट किया नहीं किया होगा तो इसको आप बैक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर कैसे करते हैं वो आप देखिए। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो अगर हम एस को डिफाइन करें तो ये क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है, जैसे आपको हमने बताया स्टार्टिंग में कि जो कॉलम होता है उसमें एल इफेक्टिव और जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है उसका रेशियो 3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेंथ जो है उसका एल इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो कम से कम, या उससे ज्यादा हो, तो उस केस में उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। अगर वैसा नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पेडेस्ट्रल बोलेंगे। तो ये जो L/D रेशियो है, यानी कि L/D मतलब L इफेक्टिव बाई जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, ठीक है। ये दोनों का जो रेशियो है ना, इसी को हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लेटरल डायमेंशन, ये क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो अगर x के डायरेक्शन में निकालना है तो क्या होगा, तो इस केस में Sx क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव x के डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय dx बोल सकते हैं, और Sy अगर निकालना है तो L इफेक्टिव y के डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय dy,
इस तरीके से, या फिर डी जो भी है लिस्ट लेटरल डायमेंशन तो एक ही रहेगा ना, तो डी एक्स डी वाई नहीं होगा, सिर्फ कोई भी जो मिनिमम वाला है वो हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इसके बेसिस पर अभी तक तो हमने स्लेंडरनेस रेशियो को वही पढ़ा कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो इसके बेसिस पर कॉलम का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉलम का जो क्लासिफिकेशन होता है, एक शॉर्ट कॉलम होता है, एक लॉन्ग कॉलम होता है। ठीक है, तो ये स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू यानी कि एल बाई डी का जो वैल्यू, एल इफेक्टिव बाई डी का वैल्यू, वो जब 12 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, जब उसका वैल्यू 12 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में जो कॉलम होगा हमारा, वो कौन सा कॉलम होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। ठीक है, अगर एल बाई डी रेशियो का जो वैल्यू है वो अगर 12 से ज्यादा है तो हमारा लॉन्ग कॉलम होगा, अगर 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम होगा। ठीक है, शॉर्ट कॉलम 12 से कम, तो मैंने कि शॉर्ट कॉलम 12 से कम कहाँ तक, तो कॉलम होने के लिए 3 होना चाहिए। ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ा है, कॉलम होने के लिए 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो 3 से ज्यादा और 12 से कम यानी कि 12 से कम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट है शॉर्ट लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, एल इफेक्टिव बाई डी, या फिर एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉलम। और शॉर्ट कॉलम किसको बोलेंगे, जब एल इफेक्टिव बाई डी का वैल्यू लेस देन 12। ठीक है, जब लेस देन 12 हो शॉर्ट कॉलम, जब ग्रेटर देन 12 हो तो लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो जनरली जो कॉलम होता है हमारा, वो 12 से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो 12 से ज्यादा ही लॉन्ग कॉलम होता है इसका मतलब। और लॉन्ग कॉलम फेलियर जो होता है ना, फेलियर शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में अलग अलग तरीके का फेलियर होता है। अगर शॉर्ट कॉलम है हमारा तो क्या होगा, वो क्रशिंग के कारण फेलियर होगा। ठीक है, इतना लोड पड़ गया कि पूरा का पूरा जो हमारा कॉलम है वो क्रश कर जाए। अगर लॉन्ग कॉलम है तो क्या होगा, लॉन्ग कॉलम में बकलिंग आ जाता है, यानी कि स्पैन उसका बहुत लंबा है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट है उसका, तो उस पर जो कंप्रेसिव लोड पड़ता है तो उसके कारण उसमें बकलिंग आ जाती है। ठीक है, तो बकलिंग का इफेक्ट भी हम लोग जब डिजाइन करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मोमेंट उसके कारण, बकलिंग के कारण भी एक्स्ट्रा मोमेंट कुछ जो जनरेट होगा वो भी हम लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि कोई कॉलम है आपका लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम जैसे हम यहाँ पे ये सपोर्ट दे दिए, ये सपोर्ट यहाँ पे हमने दिया। ठीक है, ये लॉन्ग कॉलम है, और इसमें क्या होगा, इसके कारण कुछ बकलिंग भी हो जाएगा, बकलिंग का इफेक्ट आएगा। तो ये मान लीजिए ये जो है डेल्टा आ गया। ठीक, इसके कारण ये पी लोड के कारण। ठीक है, तो पी लोड के कारण यहाँ पे डेल्टा आ गया डिफ्लेक्शन। तो इतना पी लोड लग गया, पी लोड का वैल्यू इतना ज्यादा हो गया कि ये बकल कर गया। ठीक है, बकल मतलब क्या, जो पूरा मेंबर है वो किसी भी एक साइड बकल कर जाए, और क्रशिंग मतलब पूरा जो मटेरियल है उसका वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो जो लॉन्ग कॉलम होता है उसमें फेलियर किसके कारण होता है, बकल के कारण, और शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग के कारण। तो जब लॉन्ग कॉलम है तो उस केस में हम लोग इसका इफेक्ट एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसका इफेक्ट के लिए मोमेंट लेना, मोमेंट जो हम लोग डिजाइन मोमेंट लेंगे तो उसमें इसका इफेक्ट भी कंसिडर कर लेंगे। तो मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा, पी डेल्टा। ठीक है, पी इंटू डेल्टा का एडिशनल मोमेंट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, एडिशनल ठीक है, बकलिंग को कंसीडर करते हुए हम लोग एक्स्ट्रा जो है एडिशनल मोमेंट यहाँ पे ले लेंगे और उसके बेसिस पर डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग IS कोड का कुछ रिकमेंडेशन है कि कॉलम के डिज़ाइन पर हम लोग कैसे कैसे कॉलम का डिज़ाइन करते हैं, वो सब कुछ है। तो वहाँ से जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा यानी कल ही होगा, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, कि IS कोड का रिकमेंडेशन क्या है और डिजाइन का जो भी क्राइटेरिया है वो सब हम लोग देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि कॉलम क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, डिटेल में अच्छे से पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं रहने देते हैं और
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी प्लीज़ कर दीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दीजिए, हमारा गेट मास्टर्स जो पेज है। ठीक है, दोनों का यूट्यूब चैनल भी गेट मास्टर्स और फेसबुक पेज भी गेट मास्टर्स। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इससे आगे IAS कोड का रिकमेंडेशन और भी बाकी जो भी होगा रेनफोर्समेंट और टैप का जो भी होगा वहाँ जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।